पिछला दिन कहे थे कि इकोनॉमिक्स का पहला क्लास आज शुरू होगा। आज आ गया है और इकोनॉमिक्स का पहला क्लास भी आज शुरू होने वाला है। अर्थशास्त्र पता है बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट लगता है बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों को। हम चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको फुल टॉस लगे। कैसे लगेगा? आप बढ़िया से धैर्य के साथ, दिल के साथ, ईमानदारी के साथ प्यार से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत याद भी हो जाएगा। और तेजी से हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे, यानी 10 से 12 दिन के अंदर इस पुस्तक को पूरी तरह से और बुरी तरह से समाप्त करेंगे। इस तरीके से कि इसको बंद करके आपसे कोई पूछ दे, छेका उका में पूछ दे, तो आप पूरा सवाल का जवाब दीजिएगा और छेका में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आइए बकवास नहीं करते हुए सिलेबस को शुरू किया जाए। तो पहला चैप्टर है जो हमारी अर्थव्यवस्था नामक बुक का, जिसका नाम क्या है दोस्त? जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास। इतिहास मतलब होता है हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री किसका? अर्थव्यवस्था के विकास का। समझाते हैं अर्थव्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ। शुरुआत में क्या था कि हम लोग जो आज मनुष्य ऐसे फिट फाट स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में पहले हम लोग आदि मानव थे। समझ गए? आदि मानव थे, वैसे ही रहते थे जैसे आजकल जानवर रहते हैं। सिर्फ खाने और जाने से मतलब है, खाने जाने आराम करने से मतलब है। फ्यूचर के लिए कोनो चिंता नहीं है, भविष्य में क्या होगा क्या ना होगा, फ्यूचर के लिए कोई चिंता नहीं है। बस जानवर की भांति आज खाना है कैसे भी मिले। और क्या करता था? अभी देखिए, जानवर जो भी जानवर होता है, जैसे आपके घर में कुत्ता है, आपके घर में बिलाई है, आपके घर में छुछुंदर है, जो भी है वो फ्यूचर के लिए सुरक्षित नहीं रखता है, भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रखता है। जैसे आदमी बैंक में जमा करता है, आदमी कोठी में जमा करता है, बोरी में रखता है ना, अनाज रखता है, पैसा कौड़ी रखता है, सिर्फ आदमी रखता है। कोई जानवर के नहीं देखे होंगे ना कि बैंक में जा रहा है, कोई जानवर को नहीं देखे होंगे। समझ गए? और एक बात बता देना चाहूंगा कि आदमी जो आज ऐसा है, पहले वैसा ही था जैसे आज कौन है? जानवर है। यानी जानवर के जैसा पहले रहता था। खाने से मतलब है और स्टोर से कोई मतलब नहीं है, जमा करने से कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ गए? तो आदमी की जरूरत भी बहुत कम थी। पहले जैसा मोबाइल नहीं, जैसे आजकल मोबाइल है, आजकल गाड़ी है, आजकल के लोग चांद पे जाने की सोच रहे हैं। पहले के लोग कहीं जाने के चक्कर में नहीं रहते थे, बस खाना खाने के चक्कर में रहते थे। इसका मतलब ये है कि पहले के लोगों की आवश्यकताएं कम थी और आज के लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है। कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे लोगों की जरूरतें बढ़ी, जरूरत बढ़ेगा। तो बताइए, अपना शौक को पूरा करने के लिए उपाय करिएगा धन के। कैसे धन के उपाय किया जाए, एक बात बता देते हैं। आप ही कोई एग्जांपल लेके चलिए। बहुत सपना है कि मेरा ब्याह शिल्पी राज से हो, चांद पर हमार घर हो, R15 हो, निंजा हो, सुतेला बुलबुल तोशक हो, AC हो, डिजिटल बोर्ड हो। पूरा कितना मन करता है बताइए, एकदम आंख छू के बताइए, मन करता है कि नहीं करता है? लेकिन बहुत लोगों के पास उसको शौक को पूरा करने के लिए धन नहीं है। अर्थशास्त्र ये बताता है कि आपके पास जितना कुछ धन हो, भले कम ही क्यों ना हो, उसको यूज करके इतना अच्छा तरीके से यूज करना है वही धन के कि आपके ज्यादा से ज्यादा शौक पूरा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं आपकी पूरा हो जाए। कैसे पूरा होगा? इस सब पता चलता है अर्थशास्त्र को पढ़ने से। यानी अब इसका जो मेन जो परिभाषा है, जो आपको परीक्षा में लिखना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। बहुत ज्यादा क्या होती है? आवश्यकताएं होती है, इच्छाएं होती है, लेकिन संसाधन यानी साधन, शौक को पूरा करने के लिए, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन क्या है? ये तो फिक्स है। आप ही के एग्जाम्पल लीजिए, तो आपके पास सामान जो भी घर में होगा वो तो फिक्स होगा, लेकिन इच्छा बहुत ज्यादा है। कैसे पूरा होगा? उतने साधन से, सीमित साधन से मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं कैसे पूरा होगी? जिस शास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है वह शास्त्र को अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। आशा है ये परिभाषा आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। चलिए इसकी दूसरी परिभाषा जानने से पहले जान जाते हैं कि अर्थशास्त्र का निर्माण दो शब्द से मिलकर हुआ है। एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब होता है शास्त्र। यानी इस परिभाषा से, माने इस अर्थशास्त्र नाम से एक और परिभाषा यहाँ पे जनरेट हुई, जो देखिए किस प्रकार है कि मनुष्य के धन संबंधी कार्यों का अध्ययन, मनुष्य के धन संबंधी कार्यों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है वही शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। आइए इसको सिंपल करके तूर के बताते हैं। मनुष्य के धन संबंधी कार्यों का अध्ययन, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, जो धन कमा लिए है उसको कैसे बेहतर तरीके से यूज किया जाए, और जो धन बच गया है बचाने की भी कोशिश करना है, और जो बच गया है उसको कैसे फ्यूचर के लिए यूज करें, अपने भावी पीढ़ी भी उसका यूज करे, उतना धन बचा ले। इन तमाम चीजों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसी का नाम अर्थशास्त्र है।
अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के पिता यानी अर्थशास्त्र के जो डैडी हुए, जनक हुए, फादर हुए, उनका नाम याद रखना है। उनका नाम है एडम स्मिथ। उनका नाम क्या है? एडम स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के वो बल्लेबाज है जो तिरछा मारता है, तिरछा खड़ा रहता है, उनका नाम है विल स्मिथ, सॉरी स्टीव स्मिथ। लगता है कि उन्हीं के चाचा उचा हैं। तो अर्थशास्त्र के पिता या जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का एक बुक है, इस बुक का नाम याद रखना है रे भैया, जिसका नाम है द, खाली द नाम, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसका बुक है बताइए? एडम स्मिथ का। एक और बुक है, एक और बुक आपको याद रखना है, जो बुकवे का नाम है अर्थशास्त्र। जे बुकवे का नाम कौन शास्त्र है बताइए? अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र है जिसका संबंध पॉलिटिक्स से है, राजनीति से है। हाँ भाई वाह, पॉलिटिक्स से है। और ये अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन है? इस अर्थशास्त्र का जो लेखक है वही है वन एंड ओनली सुपरस्टार, पावर स्टार, जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है बताइए जल्दी से? विष्णु गुप्त। चाणक्य का तीसरा नाम क्या है जल्दी से बताइए? चाणक्य का तीसरा नाम है कौटिल्य, कौटिल्य। और चाणक्य किसके गुरु थे बताइए? किसके गुरु थे? चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़िया से समझिए। अर्थशास्त्र का पापा किसे कहेंगे? एडम स्मिथ को कहेंगे। वहीं पे एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये बुकवा के संबंध राजनीति से, पॉलिटिक्स से है। ये बुकवा को लिख दिए हैं चाणक्य, वही चाणक्य जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त है और तीसरा नाम क्या है? कौटिल्य है। वह चाणक्य जो गुरु है किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। वह चंद्रगुप्त जो छोटी चाके थे तो पेड़ के नीचे खेल रहे थे, खेले में बहुत टैलेंटेड थे। पेड़ के छाव में वहां खड़ा होके चाणक्य देखे करे लड़कवा तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो लड़कवा के लेके गए और ऐसा उसको सींचे, ऐसा ट्रेनिंग दिए, ऐसा ट्रेनिंग दिए कि ये मौर्य वंश के संस्थापक बन गए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये तमाम बातें आशा है आपको समझ में आई होगी। अब चलिए ये था थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र से संबंधित जो बेसिक प्रश्न बनेगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के पापा कौन है, चाचा कौन है। अब आइए सिलेबस शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। इसको जानने से पहले यही जानिए कि उपनिवेश किसे कहते हैं। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? हो उपनिवेश किसे कहते हैं? तो उपनिवेश को कहते हैं कोलोनी। ये वाला पढ़ेंगे, उसके पहले आसान भाषा में समझाते हैं। हम है बरियार, मेरा जो देश है वो बहुत ताकतवर देश है और आपका देश बहुत कमजोर देश है। मेरा ताकतवर देश आपको क्या किया कि आपको गुलाम बना लिया, बहुत शोषण किया, सारा चीज का कंट्रोल यानी रिमोट अपने हाथ में ले लिया। बताइए, आप खूब तड़पिएगा, हम बहुत तड़पा रहे हैं, आप बहुत तड़प रहे हैं, तो जो तड़प रहा है, जो कमजोर है, जो शोषित हो रहा है, उसको कहते हैं उपनिवेश। उसको क्या कहते हैं? उपनिवेश। और मेरे जैसा ही मेरा एक और भाई था, वो भी बहुत बरियार था, वो भी एक और जो गरीब देश है उसको अपना गुलाम बना के उसी तरह शोषण करने लगा। ये परंपरा चल गया। फिर हमारे चचों के लड़का शुरू किया, फिर दादा के लड़का, फिर हमारा जो साला है वो भी शुरू किया। इस सब मिलके गरीब देशों को अपने आधिपत्य में करना शुरू किया, सारा चीज को अपना कंट्रोल में लेना शुरू किया, सारा चीज को कंट्रोल में लेना शुरू किया। ये जो व्यवस्था चल गई, इसी व्यवस्था का नाम है उपनिवेशवाद। इसी व्यवस्था का नाम क्या है? उपनिवेशवाद। और जो कमजोर देश है उसको कहते हैं उपनिवेश। समझ गए? कमजोर देश क्या है? उपनिवेश। कमजोर देश को अपने अधिकार में लेने की जो परंपरा चल गई, इस परंपरा का नाम क्या है बताइए? उपनिवेशवाद। अब आइए पढ़ते हैं क्या है कोली। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली देश, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली यानी बरियार देश के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक माने धन दौलत पैसा कौड़ी वाला एवं व्यवसायिक माने बिजनेस कार्यों का निर्देशन यानी मैनेजमेंट डायरेक्शन एवं नियंत्रण यानी कंट्रोल शासक देश यानी बरियार देश का होता है, तो ऐसे शासित देश माने कमजोर देश को उपनिवेश कहा जाता है। समझ में आ गया? अगर कोई बड़ा समृद्धशाली देश के शासन के अंतर्गत
अंतर्गत रहता है कौन? जब कोई देश और इसके समस्त आर्थिक, किसके समस्त आर्थिक? कमजोर देश के सारा आर्थिक क्रिया, सारा व्यवसायिक क्रिया का निर्देशन, रेगुलेशन और कंट्रोल शासक देश का होता है। शासक देश किसको कह रहे हैं बताइए? जो ताकतवर देश है उसको। और शासित देश किसको कह रहे हैं बताइए? शासित देश है जो कमजोर देश है उसको। तो ऐसे शासित देश को यानी कमजोर देश को क्या कहते हैं? उपनिवेश कहा जाता है। ये थोड़ा टिपिकल परिभाषा है, आसानी से याद रखिएगा कि जब कोई बड़ा देश किसी कमजोर देश पे अपना अधिकार आधिपत्य जमा लेता है और सारी चीज का नियंत्रण, कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है, तो वैसे देश को, वैसे शासित देश, कमजोर देश को उपनिवेश कहते हैं। और ये जो परंपरा है, इस परंपरा यानी उपनिवेश बनाने की जो परंपरा है, इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। आशा है तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। अपना देश है जो भारत, लगभग 200 साल तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। उपनिवेश माने बताइए? अब ये बताएं कि जो उपनिवेश रहता है वो तो कमजोर देश है, तो भारत कमजोर देश था। किसके भीतर रहता था बताइए? किसके अधिकार क्षेत्र में रहता था? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। कितना साल तक? लगभग 200 सालों तक। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल के नीति को अपनाकर भारत को गुलाम बना लिया था। ऐसे ही बनाया जाता है गुलाम। अगर दो भाई हैं, बहुत बरियार हैं, कोई तीसरा कोई रहेगा जो आदमी जिसके नजरों में आप खटक रहे होंगे, दोनों भाईवा में करवा देगा फेटा फेटी, चुगली कर देगा और लड़वा देगा, उसके बाद कमजोर कर देगा और फिर पारा पारी पटक के मारेगा। अगर कोई ऐसा हो कि जिंदगी में दो भाइयों में बीच में कोई विभाजन करने के नियत से आए और चुगलाई करे, उसे उठा उठा के पटक दीजिएगा, ठीक ना? अब है आर्थिक क्रियाएं। क्या होती है आर्थिक क्रियाएं? देखिए, इकोनॉमिक्स को अगर बहुत अच्छा से समझना है, देखिए अगर इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छा से समझना है तो आप बहुत अच्छा से समझ पाइएगा तब जब इसका कुछ शब्द होता है, इसमें कुछ शब्द होता है, उसको बढ़िया से समझने की जरूरत है। एक बार ऊपर नस पकड़ लीजिएगा कस के, तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा कुछ का, यू बिलीव में गर्दा उड़ाइएगा धीरे धीरे। जब आप फ्रेंडली हो जाइएगा, हम आपको जान जाएंगे, आप हमको जान जाएंगे, हम मिल के गर्दा उड़ाएंगे। तो क्या होती है आर्थिक क्रियाएं? सुनिएगा, वे सभी क्रियाएं, वे सारा काम जिनसे हमें आय होता है, आय माने इनकम होता है, सारा काम धंधा जौना से आपको हो जाए इनकम, उसे क्या कहते हैं बताइए? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। फिर से बताइए, वे सभी क्रियाएं जिससे आपको इनकम हो जाए, आय की प्राप्ति हो जाए, वे सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे देखिए, हम गए थे छोटी चाके थे, जब छोटी चाके थे तब भैया के साथ गए, भैया के ससुरारी गए। साली हमको लाइक करती थी, हमको 10 रुपया दे दी, बताइए हमको आय हो गया? ये आर्थिक क्रिया है। हम साली हमको 10 रुपया दे दी, हम पे मोहित होके, तो ये आर्थिक क्रिया है। इसको करने के लिए हम एफर्ट लगाएं क्या? ये आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया, फिर से सुनिए, वे सभी क्रियाएं जिससे हमको आय की प्राप्त होती है, हमको और तुमको भी, सॉरी आपको भी। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमको, आपको, सबको आय की प्राप्ति होती है, वे सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या क्या चीज है आर्थिक क्रियाओं में? आइए देखिए, कृषि, खेती, एग्रीकल्चर, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि, ये तमाम आर्थिक क्रियाएं हैं। सबसे आय होता है, बैंकिंग से आय नहीं होता है, बीमा करवाने से भी आय होता है, परिवहन, संचार, ये सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको आय होती है। समझ में आया? तो आज के बाद कोई बोलेगा कि आर्थिक क्रिया क्या है, सिंपल बताइएगा, वैसा कांड जिससे पैसा मिले, वैसा कांड जिससे क्या मिले? पैसा मिले, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक ना? जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, जितना अर्थव्यवस्था है, दो प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। देखिए, इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। पहला है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, जितना सारा अर्थव्यवस्था कहने से मतलब कि अर्थव्यवस्था किसी देश का भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था किसी राज्य का भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था कोई के घर के भी हो सकता है। पूरा समझ में आएगा जब ये दोनों लाइन पूरा पढ़ेंगे। फिर से देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। कार्य नंबर 1, कोई अर्थव्यवस्था है तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का और सेवाओं यानी सर्विस का उत्पादन करता है।
दूसरा, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। कोई भी अर्थव्यवस्था दो प्रकार के काम करेगा। पहला बताइए, भारत एक अर्थव्यवस्था है तो भारत में वस्तु के उत्पादन होता है कि नहीं? बिहार भी अर्थव्यवस्था है, बिहार में भी, तो बताइए बिहार में भी वस्तुओं का उत्पादन होता है कि नहीं? और सेवा यानी सर्विस सेक्टर का, सर्विस का उत्पादन होता है कि नहीं? दोनों होता है। और लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान होता है कि नहीं? बताइए, वस्तु का बहुत ज्यादा उत्पादन होगा। हमारे बिहार में घर है, बिहार में सोन नदी में खूब बालू खान आता है, तो बहुत सारा मतलब माइनिंग का काम होता है, तो इसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। इधर नेनुआ, मुरई, आलू का उत्पादन होता है, बहुत लोगों का रोजगार मिलता है। बहुत सारा सर्विस सेक्टर है, उसमें क्या होता है, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार का कार्य होगा। पहला कार्य क्या होगा? वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा। और दूसरा कार्य क्या होगा? जब वस्तु सेवा का उत्पादन होगा तो रोजगार भी तो मिलेगा। और देखिए, काहेला, लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन होता है, साथ ही साथ वस्तु और सेवाओं का सृजन होता है। काहेला, ताकि मैक्सिमम लोग संतुष्ट रहे, संतुष्ट रहे। अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अर्थव्यवस्था शुरू में बताए थे कि अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है, एक न है अनेक है। बहुत सारे अर्थशास्त्री आए और अपन अपन तरह से अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। एक वो है, देखिए, आर्थर लेविस, एक वो है ब्राउन। दोनों ने अपने अपने तरह से परिभाषा दी है। और भी लोग आएंगे जो अपना अपना तरह से परिभाषा देंगे, और सबका परिभाषा अपना दृष्टिकोण से सही है। ये परिभाषा थोड़ा सा क्लिष्ट है, जटिल है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक ना? आज हल्का हल्का चीज पढ़ते हैं। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। समझिए, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का, अभी ये पढ़े थे आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया वैसी क्रियाएं जिससे इनकम हो जाए, वैसी क्रियाएं जिससे इनकम हो जाए आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा ग्रुप है, संगठन है, माने कोई सारा आर्थिक क्रियाओं का ग्रुप है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके, माने जौन आर्थिक क्रिया को करके अपनी आजीविका यानी जिंदगी निर्वाह करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। समझ में आया? अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। कोई समाज सारी आर्थिक क्रिया करता है, सबको जोड़ देंगे, यही अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था क्या है? समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। बहुत सारे हमारे बच्चे समझ रहे होंगे कि इतना सारा सर जी चीज बता रहे हैं, कैसे हमको याद होगा? ए भैया, ए बहनी, याद करना ही नहीं है, खाली कान से सुनो और बर्दाश्त करके रहो। एक दिन जब सवाल आएगा तो सारा सवाल को फोड़ दोगे और फोड़ दोगी। यू बिलीव मी, सवाल कराएंगे और पूरा के पूरा करवा देंगे, एकदम पूरा, समझ गए ना? अभी पूरा चैप्टर के नस नस फाड़ देंगे। यू बिलीव मी। यानी अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। खाली सुनते चलना है और इसको एक दो बार केवल रिवाइज करते चलना है। जब परीक्षा में सवाल आएगा तो आपको झलक जाएगा। समझ गए? अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक अर्थव्यवस्था को नहीं, यहां पे लिखिए आर्थिक क्रियाओं को, आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक क्रिया जगह से पैसा मिलता है। आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र में बहुत सारा आर्थिक क्रिया आएगा। द्वितीय क्षेत्र में बहुत सारा आर्थिक क्रिया आएगा। तृतीय क्षेत्र, जिसको सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, में बहुत सारा क्रिया आएगा। सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, फिर अंग्रेजी में देख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राइमरी सेक्टर, इससे कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मुर्गा पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना भी शामिल है। एक बात सुन लीजिए, कच्चा माल जहां से प्राप्ति होगी उस सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? सारा क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। नेचुरल चीज होना चाहिए, जिसमें कोई आदमी का कलाकारी नहीं होना चाहिए, नेचुरली प्राकृतिक रूप से आना चाहिए। और दूसरा चीज, कच्चा माल होना चाहिए। कच्चा माल हो और प्राकृतिक चीज हो, सब के सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, बोर्ड ना देखिएगा, इसे ही बताइए। गेहूं का उत्पादन, कृषि में आदमी की कोई कलाकारी होती है? आदमी उसन गेहूं बनाता है, आदमी उसन मुरई बनाता है, आदमी उसन कटहल बनाता है, खुद ही बन जाता है। ये आदमी की कोई कलाकारी हुई? हाँ, गेहूं आता है, गेहूं कटा के आता है और उसके बाद वो पाव रोटी बनाता है, रोटी बनाता है। तब पाव रोटी बनाना ये कलाकारी है। इसमें मनुष्य का हाथ है, लेकिन वो तो नेचुरली हुआ, ना। तो बताइए, जो प्राकृतिक रूप से हुआ कच्चा माल, उसे कहते हैं कच्चा माल,
उस सब कौन क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो कृषि से संबंधित मछली पालन हो गया, जैसे मछली निकलता है, हम मछली के मुरब्बा बना दिए, मछली के पकौड़ी बना दिए, तो वो सब आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। नहीं, कौन क्षेत्र में आएगा? तो उसके बाद आगे पढ़ेंगे ना। अभी प्राथमिक क्षेत्र समझ में आया? मछली पालन, घोंघा पालन, जंगलों से वस्तु प्राप्त करना, जंगलों से वस्तु प्राप्त करना, जंगल से कौन वस्तु? लकड़ी मिल गया, जंगल से फल मिल गया, फूल मिल गया, इस सारा का सारा कच्चा माल के अंतर्गत, जड़ी या बूटी मिल गया, इस सारा का सारा कच्चा माल के अंतर्गत आता है। और कच्चा माल प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत आता है। द्वितीय सेक्टर, जिसे सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली याद रखिएगा। इसके अंदर इंडस्ट्री, उद्योग और निर्माण आता है। उद्योग कई प्रकार का होता है, छोटा मोटा गांव जैसे बीड़ी बनाना, पत्तल बनाना, पराका बनाना, ये सब कुटीर उद्योग है। एक से थोड़ा बड़ हो गया तो लघु उद्योग है, ओकरा से और बड़ा हो गया तो मध्यम उद्योग है, और खूब बड़ा है तो उसे बड़ा उद्योग कहते हैं। यानी उद्योग का 4 कैटेगरी यहाँ पर है। कुटीर उद्योग, जो गांव भर में छोटा मोटा उद्योग होता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया लघु उद्योग, और बड़ा हो गया मध्यम उद्योग, और बड़ा हो गया तो बड़ा उद्योग। समझ गए? तो कोई भी उद्योग है, कोई भी निर्माण, कंस्ट्रक्शन है, जैसे भवन निर्माण, ये सब करना, एक किसके अंतर्गत आएगा? बताइए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। समझ गए? जैसे बोले कि गेहूं का उत्पादन, तो उत्पादन तो गेहूं का अच्छा माल है, प्राथमिक क्षेत्र। गेहूं को कंपनी में ले जाकर पाव रोटी बना देते हैं, तो कंपनियां जो पाव रोटी बनाया, ये कौन क्षेत्र में आया? बताइए। कच्चा माल को बनाया, प्राथमिक सेक्टर से कच्चा माल आया, पाव रोटी बनाया, जो बनाया उसी के कहते हैं। बताइए कौन सा क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें सारा उद्योग धंधा, जो जितना कंपनी सब आ गया, निर्माण, जिससे भवन निर्माण, पुल निर्माण, सब आ गया, गैस बिजली इसी के अंतर्गत आता है। लास्ट है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को टर्शियरी सेक्टर, और इससे ही प्यार से सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार, बीमा आदि ये सब शामिल है। इस सारा का सारा सर्विस सेक्टर शामिल है। जैसे देखिए, जो हम टीचिंग कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं या आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, हमको पढ़ाने से कोई कच्चा माल उत्पादित हो गया का? कच्चा माल उत्पादित नहीं हुआ, यानी प्राथमिक सेक्टर में पढ़ाना नहीं है। अच्छा, ये कंपनी का है, हम पढ़ा रहे हैं तो कंपनी तो नहीं है, निर्माण का कार्य तो नहीं हो रहा है। कंपनी, जैसे देखिए स्टूडेंट बन रहे हैं आप, अच्छा स्टूडेंट बनेंगे, ये पक्का बात है, लेकिन कंपनी नहीं ना है, तो कंपनी उद्योग धंधा नहीं है पढ़ाना, इसका मतलब ये द्वितीय क्षेत्र में भी नहीं आएगा। तो पढ़ाना क्या है? सेवा है। सेवा के बदले आप क्या करते हो? पैसा देते हो, हम आपको सर्विस देते हैं। अभी पैसा नहीं दे रहे हो क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, अभी नया है, इसलिए आप चेक कर रहे हो। अब देखिए आगे, बैंकिंग में भी जाते हो तो क्या करते हो? बैंकिंग के लोग सब आपको क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। जैसे पिज्जा, पाव रोटी सब पहुंचाने आता है, ये सब सर्विस देता है। गाड़ी वाला क्या करता है? गाड़ी आपको लेके जाता है, ये सर्विस देता है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? सुइया घोंप देते हैं, ये सर्विस है। समझ गए? तो सर्विस सेक्टर क्या है आपको समझ में आया? आर्थिक क्रियाओं को 3 भाग में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र कैसे याद रखेंगे? कच्चा माल, प्राकृतिक चीज। द्वितीय क्षेत्र फिनिश गुड, माने तैयार माल बनाने वाला चीज है, सारा मशीनरी चीज होगा, उद्योग धंधा, निर्माण, गैस बिजली इसमें शामिल होगा। और तीसरा क्षेत्र क्या है? सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। आशा है मेरे भाई ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, और ढेर समझ में आया होगा। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये जो सर है आपको पार घाट पहुंचा देंगे। तो ये था प्रथम क्लास, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। धीरे धीरे हौले से हवा लगती है, तो धीरे धीरे अपना पावर बढ़ाएंगे और टावर पर चढ़ाएंगे। लेकिन ये पहला क्लास है, इसलिए झलक दिखला के छोड़ दिए हैं। धीरे धीरे जब आप हमको जानिएगा, हम आपको भीतर तक जान जाएंगे, उसके बाद देरी तक ढेर क्लास करेंगे। तो ये पहला क्लास था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, और क्या इसमें सुधार किया जाए, और इसमें क्या जोड़ा जाए। और एक बात और, जितना सारा चीज है सब के सब सारा के सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिएगा तो अच्छे होगा, ना लिखेगा तो यो अच्छा होगा। आपको परीक्षा देना, हमारा थोड़ी ना देना है। ठीक है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को बड़ा बनाइए। सारा नोट्स मिलेगा आपको, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, खूब एकदम बढ़िया से तैयारी करवाएंगे। भले ही टाइम 2 महीना 22 दिन का हम टारगेट किए हैं, लेकिन 2 महीना 22 दिन में कह के करेंगे। यू बिलीव मी, कह के करेंगे। ठीक है, ऐश करिए।